Hello and welcome to Inspiring Minds Biology lecture by Dr. Harminder. Students, आपने लास्ट कुछ लेक्चर्स में मेल गेमेटोफाइट की डिटेल्स सीखी हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये उससे अहेड है और यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है फीमेल बॉडी, फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट, ठीक है। सो जिन्होंने ये टॉपिक मिस किए हैं वो काइंडली पिछले लेक्चर्स को फॉलो करें। एंड आज का टॉपिक फ्रेश है, आप इसको आज से समझ सकते हैं। एज सच लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेटली आपने पिछले कॉन्सेप्ट्स करने हैं ताकि आगे आपको टॉपिक में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेश। हमारा फर्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अगर मैं फीमेल गेमेटोफाइट की बात करती हूँ तो हमें उसकी स्टडी के लिए क्या क्या चीज़ों को समझना है। पहली चीज़ कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसके लिए हमने टर्म यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए जो टर्म यूज करना है वो है पिस्टल या गाइनोशियम, ठीक है। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड अ पिस्टल और अ गाइनोशियम। अब अगर मैं इन पार्ट्स की बात करती हूँ तो डिपेंडिंग कि ये कितने हैं एक फ्लावर में, हम इनके साथ कुछ टर्म एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक फ्लावर में एक ही पिस्टल होगा तो उस तरह के फ्लावर को हम मोनोकार्पलरी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो कार्पल्स होंगे देन द फ्लावर इज कॉल्ड बाइकार्पलरी। तीन कार्पल्स वाले फ्लावर के लिए द टर्मिनोलॉजी शिफ्ट्स टू ट्राइकार्पलरी। और अगर इनसे ज्यादा कार्पल्स होंगे तो हम नंबर नहीं मेंशन करके मल्टीकार्पलरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दीज टर्म्स? ये टर्म्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्लावर में कितने कार्पल्स हैं। सो इफ इट्स 1 इट्स मोनो, 2 बाय, 3 ट्राई, एंड फॉर मोर देन 3 वी यूज द टर्म मल्टी। आप सिंपल टर्म्स जैसे पेंटाकार्पलरी भी एसोसिएट कर सकते हैं। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जहां पे हम पेंटाकार्पलरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट इट इज जब ज्यादा होंगे वी जनरली यूज द टर्म मल्टीकार्पलरी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब ये जो कार्पल्स हैं अगर एक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा है तो वो फ्री हो सकते हैं या आपस में फ्यूज्ड हो सकते हैं। डिपेंडिंग वेदर दे आर फ्यूज्ड और फ्री, हम इनको सिनकार्पस या एपोकार्पस कह सकते हैं, ठीक है। सो अब पिस्टल में भी सिनकार्पस, हम उसे सिन कब कहेंगे? सिन इज फ्यूजन जहां पे होगी। सो जब एक से ज्यादा पिस्टल है और वो फ्यूज्ड है तो इस तरह के पिस्टल को हम सिनकार्पस पिस्टल कहेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, पेपरवर्ट एंड सोलानम। इन दो फैमिलीज में यू विल फाइंड द पिस्टल्स टू बी सिनकार्पस। लेकिन अगर बहुत सारी पिस्टल है, एक से ज्यादा है और वो आपस में नहीं जुड़ी हुई हैं, विल यूज द टर्म एपोकार्पस। सो एपोकार्पस इज अ कंडीशन वेयर द कार्पल्स आर फ्री। ये जो कंडीशन है कॉमनली देखी जाती है मिशीलिया एंड रोज में, ठीक है। सो बेसिकली हमने टर्म्स यहाँ पे एसोसिएट किए हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्पल्स और whether these carpels are fused or free. I hope it is clear. Next, हमने कुछ examples देखने हैं, जैसे hibiscus. Hibiscus is one such example जहां पे आपको एक pentacarpellary structure and syncarpous ovary मिलेगी. Second example is papaver. Papaver में आपको multicarpellary and syncarpous मिलेगा. And the third one is Michelia, where you'll find multicarpellary, epocarpus, gynoecium. अब ये जो terms हैं इनको clearly समझने के लिए let's have a look at the figure that is on the slide. Now look at the figure A. Figure A पे जब हम closely view करते हैं तो उसके topmost part में see you can count that you'll find the number of stigmas, ठीक है। And these stigmas are how many? 5. So the condition is pentacarpellary. लेकिन जब आप इसके स्टाइल को देखो
सो यू हैव, अगर 6 स्टिग्मा है तो स्टाइल भी 6 होने चाहिए, बट ये स्टाइल कितना है 1, और नीचे ओवरी कितनी दिख रही है 1. सो दो द फ्लावर इज पेंटाकार्पलरी, लेकिन जो कार्पल्स हैं वो नीचे जाके फ्यूज हो गए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेंटाकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल इज पैपोवर. पैपोवर में आप देखो, आपको ऊपर यहाँ पे कितने सारे स्टिग्मास नजर आ रहे हैं फिगर्स में, एंड नीचे ओवरी कितनी है 1. सो मल्टीपल स्टिग्मास बट फ्यूज सिंगल ओवरी गिव राइज टू अ मल्टीकार्पलरी syncarpous pistil, and the example is papaver. Now look at the figure C. Figure C में आपको बहुत सारे कार्पल्स नजर आ रहे हैं, so the condition is multicarpellary. लेकिन ये सारे के सारे कार्पल्स अलग अलग हैं, they are not fused to form one ovary, इसीलिए हम इसके साथ टर्म एसोसिएट करेंगे एपोकार्पस. So Michelia के केस में you get a multicarpellary Apocarpus gynoecium. I hope the terms are very clear. So we have two important conditions that we are studying in this slide. First is the number of carpels that are present. उसके हिसाब से we use the terminologies monocarpellary, bicarpellary, tricarpellary और multicarpellary, depending whether these pistils or carpels are fused or free. You can call them as syncarpus or apocarpus. Okay, अब हमने pistil के types depending on the number of pistils present, whether they are fused or free, हमने टर्म सीखे. अब हम एक टिपिकल पिस्टल को देखेंगे. ठीक है, अगर मैं एक टिपिकल पिस्टल की बात करती हूँ तो हमें क्या क्या चीजें नजर आएंगी टिपिकल पिस्टल में. टिपिकल पिस्टल का जो बेसल पोर्शन है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड ओवरी. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो बेसल स्वोलन ओवरी, राइट. फिर एक इलोंगेटेड पोर्शन जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल. सो the basal portion bears an elongated structure called style, and the last and the terminal portion that is called stigma. ये जो स्टिग्मा है ये वो सरफेस है जहां पे आके पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं. सो द टर्मिनल पोर्शन स्टिग्मा serves as a landing platform for pollen grains. So a typical pistil or gynoecium or carpel consists of 3 different portions: the hollow basal portion called ovary, an elongated style, and a terminal receptive surface called stigma. Stigma is receptive surface because it is the surface that receives the pollen for after pollination. नेक्स्ट, अगर मैं ओवरी की बात करती हूँ तो ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी है, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड लिक्यूल. इस लिक्यूल के अंदर होते हैं प्लेसेंटा, और जो मेगास्पोरेंजियम है, जो ओव्यूल्स हैं, वो इस प्लेसेंटा से अराइज होते हैं. ठीक है, सो अगर एक टिपिकल ओवरी को हम कंसिडर करते हैं, जो ओवेरियन कैविटी है, जो लिक्यूल है, उसके अंदर हमें प्लेसेंटा लोकेट करना है, एंड उस प्लेसेंटा से अराइज होगा ओव्यूल, राइट. नाउ लुक एट द फिगर. द फिगर हियर क्लियरली शोज द रिसेप्टिव सरफेस दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, an elongated portion that is called the style, a hollow basal swollen portion that is called the ovary. अब इस ओवरी की ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, लिक्यूल, एंड इस लिक्यूल में अराइज हो रहा है हमारा ओव्यूल. ठीक है, ये देखो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, एंड ओव्यूल के अंदर हमें एम्ब्रियो सैक भी क्लियरली नजर आ रहा है. So this is a typical structure of a pistil containing all the 3 parts,
and showing the sections of ovarian cavity, the gametophytic cells or the embryo sac, right? ओके, अब हमने बात करनी है मेगास्पोरेंजियम की या ओव्यूल की। ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम क्या है? बेसिकली अगर मैं ओव्यूल की बात करती हूँ तो ये इंटेग्यूमेंटेड एरिया है जो कि मियोसिस से मेगास्पोर की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। सो बेसिकली ओव्यूल इज एन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम within which meiosis occur. Meiosis is which type of division? Reductional. and इस reductional division के बाद मेगास्पोर बनता है और इससे आगे की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है। पहले हम टर्म्स डिस्कस करते हैं, देन यही सारे टर्म्स फिगर के साथ एसोसिएट करके उनको लोकेट करने की कोशिश भी करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो ओव्यूल कहां से अराइज हो रहा है? प्लेसेंटा से। सो प्लेसेंटा एंड ओव्यूल के बीच में जो स्टॉक है, जो कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड फनिकल। सो इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा by means of a stalk called funicle, ठीक है। It develops into a seed after fertilization. यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। Now move on to the first topic. हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? जब सिंगमी होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जितने भी फ्लोरल ऑर्गन्स हैं वो विदर ऑफ हो जाएंगे। जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसी ओव्यूल की हम बात कर रहे हैं जिसने आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होना है? सीड में। एंड ये ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक एंड द नेम ऑफ द स्टॉक इज फनिकल। अब हाइलम क्या है? द नेक्स्ट टर्म, the junction between an ovule and funicle is called the hilum. Hilum वो पॉइंट है जहां पे ओव्यूल एंड फनिकल एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और यही हाइलम बाद में सीड में एक स्कार की तरह नजर आता है, ठीक है। सो द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल इज कॉल्ड हाइलम विच बिकम्स अ स्कार ऑन द सीड। अब हम अगर ओव्यूल की बात करते हैं तो मैंने ओव्यूल के साथ क्या टर्म एसोसिएट किया था? इंटेग्यूमेंट मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंट मींस लेस स्किन। सो बेसिकली अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो ओव्यूल के पास ईदर 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं एंड दीज एनवेलप्स आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ये जो इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल को एनसर्कल करते हैं एक्सेप्ट एट द टिप। वो जो टिप वाला पोर्शन जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते हैं वहां पे जो ओपनिंग होगी उस ओपनिंग को हम कहेंगे माइक्रोपाइल। सो ईच ओव्यूल हैज 2 प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स। द आउटर वन इज कॉल्ड आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड इनर इंटेग्यूमेंट। द इंटेग्यूमेंट इज नॉट प्रेजेंट एट द टिप and there remains a small opening and this opening is called micropyle. जो बेसल पोर्शन है ओव्यूल का, जो माइक्रोपाइल से जस्ट अपोजिट एंड है, उस एंड को हम कहेंगे चैलिज़ा। सो द बेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड द चैलिज़ा। अब इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक मास है सेल्स का जिनको हमने इनक्लोज किया हुआ है एंड दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलिस। न्यूसेलिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो सेल ऑफ न्यूसेलिस है दीज आर रिच इन रिजर्व फूड मटीरियल। एन ओव्यूल generally has a single embryo sac or female gametophyte developed from a megaspore। और इस मेगास्पोर में कैसी डिवीजन होगी ताकि ये चीज डेवलप हो सके? यस, रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस, ठीक है।
सो न्यूसेलस के अंदर जो एरिया है, जहाँ के जो सेल्स हैं, उनमें से एक सेल में रिडक्शनल डिवीजन होगी और वो फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। हमने क्या क्या टर्म्स डिस्कस करने हैं जब हम फिगर की तरफ जाएंगे? हमने बात करनी है इंटेगुमेंट्स की। We'll talk about the stalk or the funicle. We'll talk about the point of attachment of ovule and the funicle, that is hilum. हमने इंटेगुमेंट्स डिस्कस करने हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव एनवेलप्स है। हमने बात करनी है माइक्रोपाइलर एंड की, या वो एरिया जहाँ पे इंटेगुमेंट्स नहीं होते हैं, इस एरिया के ही अपोजिट एंड जिसको हम चैलेजल एंड भी कहते हैं। एंड देन we'll discuss about the nucellus, which is the area that is rich in reserve food material. So अगर मैं ओव्यूल की बात करती हूँ, यूजुअली इनके अंदर एक सिंगल एम्ब्रियोसैक या फीमेल गमीटोफाइट होगा, एंड डेवलपमेंट क्योंकि फीमेल गमीटोफाइट की है, सो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रिडक्शनल डिविजन एंड मियोसिस से आगे की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस ऑन द फिगर। At the next slide. Now look here. Typical anatropous ovule कैसा दिखता है? बेसिकली आपने ये जो फिगर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एग्जाम में 3 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपने लर्न करना है। आपने इस पूरे फिगर को एक्सप्लेन करना है एंड साथ में ड्रॉ भी करना है। नाउ लुक एट दिस फिगर। हमने बात क्या की है? ओव्यूल कैसा है? इंटेगुमेंटेड है। देखो यहाँ पे 2 लेयर्स नजर आ रही है। बाहर वाली को हमने नाम क्या दिया है? आउटर इंटेगुमेंट, एंड अंदर वाली लेयर को क्या कह रहे हैं हम? इनर इंटेगुमेंट। इस 2 लेयर्स के अंदर जो एरिया है दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस एंड दैट इज न्यूट्रिटिव इन नेचर। उस न्यूट्रिटिव नेचर के सेल्स में से ही एक सेल में रिडक्शनल डिवीजन होगी और क्या बन जाएगा? हमारा एम्ब्रियो सैक। और बाकी के जो टर्मिनोलॉजीज है वो भी देख लेते हैं। देखो, इनिशियल आगे वाले एरिया में इंटेगुमेंट्स कवर नहीं कर रहे हैं और एक ओपनिंग बन रही है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड दिस एंड ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल। Now look at this stalk-like structure. This is the funicle. Funicle वो पोर्शन है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट कर रहा है, and the point of attachment of funicle to ovule is called the hilum, जो कि सीड में later on स्कार की तरह हमें नजर आएगा। माइक्रोपाइलर एंड का जस्ट अपोजिट एंड क्या है? चैलेजल पोल या चैलेजा। So this is a typical anatropous ovule जो हमने लर्न करना है। This is an important 3 mark question। Subjective end पे डायग्राम लर्न करनी है। This can be a 5 mark question with additional information that you need to learn, right? Next, अब हमने ओव्यूल की बात की है, तो क्या एक ही तरह का ओव्यूल होता है? यूजुअली जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल, बट क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट और टर्म्स भी इसके साथ सीखने हैं। विल डिस्कस सम अदर टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद देम। द नेक्स्ट टाइप इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंड द एग्जांपल एसोसिएटेड विद ऑर्थोट्रोपस इज पॉलीगोनम। Anatropous ovule is the most important type and it is found in Helianthus. Hemitropous ovule is found in Ranunculus. Chamailotropous ovule is found in Capparis and Mustard. And this, the last one, Amphitropous, is very important. An important objective question associated with this is that the body of ovule shows a prominent curvature and it almost becomes like a horseshoe shape. ठीक है, so यहाँ पे जो embryo sac है that is curved like a horseshoe. This is the question. Name the ovule where the embryo sac is horseshoe shape. Amphitropous. An example is
कैप अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। नाम क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स हमने मेगास्पोर की फॉर्मेशन की बात करनी है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है, अब अगर मैं मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करती हूँ तो ये बनती कैसे है? बेसिकली मेगास्पोर बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल से, जिनको हम एमएमसी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, मदर सेल इज ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है दैट इज डिप्लॉयड एंड इन सेल्स में होगी मेगास्पोरोजेनेसिस और बनेगा फंक्शनल फीमेल गमीटोफाइट। अब ये होती कहाँ है? न्यूसेलस के अंदर। मैंने आपको बोला था जो डेवलपिंग ओव्यूल है एंजियोस्पर्म का, उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव जोन है न्यूसेलस, उसके अंदर जो सेल्स हैं उनमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा। ठीक है, सो जब तक न्यूसेलस पूरी तरह से अभी इंटेगुमेंट से सराउंड भी नहीं होता तभी ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ एक बड़ा सा सेल होता है। अब इस बड़े सेल में क्योंकि डिप्लॉयड नेचर का सेल है तो कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। इस रिडक्शनल डिवीजन में जो प्लॉइडी है वो अब आगे वाली जनरेशन के लिए कम होनी है। ठीक है, सो मदर सेल दैट इज डिप्लॉयड विल गिव राइज टू हैप्लॉइड सेल्स। अब बेसिकली जब इस मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी तो वो सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा। जब ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा तो 2 सेल स्टेज बनेगी। इस 2 सेल स्टेज को हम कहेंगे मेगास्पोर डायड। डायड इज द टर्म फॉर 2। फिर ये जो 2 सेल्स हैं इनमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और एक लीनियर रो बन जाएगा 4 हैप्लॉइड सेल्स का। इसे हम कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड और लीनियर टेट्राड। ठीक है, सो मेगास्पोरोजेनेसिस होगी कहाँ? मेगास्पोर मदर सेल में। ये सेल कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर। कौन सी प्रोसेस आगे मेगास्पोरोजेनेसिस करेगी? मियोसिस। मियोसिस से पहली कंडीशन जो अराइज होगी वो क्या होगा? मेगास्पोर डायड। दैट मीन्स 2 सेल स्टेज ऑफ मेगास्पोर एंड देन फिर क्या बनेगा? लीनियर टेट्राड। ठीक है, सो ये जो टेट्राड है ये अटेन हो गया। अब ये जो हमने डिस्कस किया है मेगास्पोरोजेनेसिस का पोर्शन, हम अगले फिगर में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। नाउ लुक हियर, बेसिकली अगर मैं मेगास्पोर मदर सेल की बात करती हूँ तो ये जो सेल है ये माइटोटिकली नहीं मियोटिकली डिवाइड कर रहा है। इट इज डिवाइडिंग मियोटिकली। मियोसिस होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा? 2 सेल स्टेज में, जिसे हम कहेंगे मेगास्पोर डायड। और ये डायड आगे 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर टेट्राड। ठीक है, अब ये जो लीनियर टेट्राड है इसकी फेट क्या है? इसकी फेट हम इस फिगर से देख लेते हैं एंड देन वी डिस्कस दी टॉपिक। देखो, वेरी क्लियर इट इज कि ये जो नीचे वाले 3 हैं ये डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट हो जाएंगे मतलब दे विल गेट डिस्ट्रॉयड और सिर्फ एक ही बचेगा। एक फंक्शनल की तरह काम करेगा या मेगास्पोर होगा और इस मेगास्पोर में आगे की डेवलपमेंट होनी। ये जो मेगास्पोर है ये एम्ब्रियो सैक में कैसे कन्वर्ट होता है? नाउ लुक हियर, अभी तक क्या हुआ था? मियोसिस। कितनी बार? 2 बार, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 से मेगास्पोर डिप्लॉयड सेल एक डायड कंडीशन में जाता है। मियोसिस 2 से ये टेट्राड कंडीशन में आता है एंड इन टेट्राड में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर की तरह आगे बढ़ेगा। अब इस मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या हो गई? हाफ हैप्लॉइड। अब आगे की डेवलपमेंट हाफ ही चलनी है, सो द नेक्स्ट डिवीजन विल बी माइटोसिस।
Now this single cell will divide to form two nucleus. These two nucleus will undergo again a mitotic division to form 4 nuclei. These 4 nuclei will again undergo mitosis to form 8 nuclei. Now these 8 nuclei will arrange in group of 3 at one end, in group of 3 at the other end, and the 2 will move towards the central area. So this is the arrangement of a mature embryo sac. I hope it is clear. So basically अगर मैं total development की बात करती हूँ, meiosis हो रही है, meiosis 1 and 2, and 3 बार mitosis होने के बाद mature embryo sac develop हो रहा है. I hope it is clear. हम next slide पे यही सारा phenomena clear. हमने डिस्कशन करनी है फीमेल गमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की. अगर मैं जनरली एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो इसके साथ हम टर्म एसोसिएट करेंगे पॉलीगोनल टाइप या मोनोस्पोरिक. इसे हम मोनोस्पोरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो चैलेजल एंड पे होता है वही फंक्शनल रहता है और बाकी के 3 मेगास्पोर्स ग्रेजुअली डीजेनरेट कर जाते हैं एंड फाइनली डिसअपीयर हो जाते हैं. ठीक है, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि जो लीनियर टेट्राड है उसमें से एक ही फंक्शनल होगा और बाकी के 3 डीजेनरेट करेंगे. अब वो जो स्टेजेस हमने वहाँ फिगर में देखी हैं वही स्टेजेस हमने यहाँ पे व्यू करनी है. देखो पहले क्या हो रहा था, जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसे हमने फर्स्ट सेल कंसिडर करना है फीमेल गमीटोफाइट का, एंड देन यही आगे एनलार्ज होके एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा. इसका जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगी. जब माइटोटिक डिविजन्स होंगी तो एक न्यूक्लियाई स्प्लिट होके 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पे माइग्रेट करेंगे. इस तरह के एम्ब्रियो सैक को हम 2 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक कहेंगे. बट ये 2 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक 2 और सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स करेगा जिसकी वजह से 4 न्यूक्लियड एंड देन 8 न्यूक्लियड स्टेज डेवलप होगी. अब इस 8 न्यूक्लियस स्टेज में 4 सेल हमें माइक्रोपाइलर एंड पे मिलेंगे और 4 ही चैलेजल एंड पे. लेकिन आगे वाली कंडीशन में 6 न्यूक्लियाई जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे इन ग्रुप्स टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड एंड दी चैलेजल एंड. जो 3 सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड पे मिल के बनाएंगे एग एपरेटस जिसमें 2 सिनर्जिड्स होंगे और एक एग सेल, और 3 जो चैलेजल एंड पे होंगे दे विल फॉर्म दी एंटीपोडल्स. जो लार्ज सेंट्रल सेल बनेगा वो बनेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई से. अगर मैं टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक की बात करती हूँ तो जब वो मैच्योर होता है उसमें 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स होंगी. अब ये सारी कंडीशन यहाँ इस फिगर पे क्लियरली नजर आ रही है. हमारा एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको 3 सेल्स नजर आ रहे हैं चैलेजल एंड पे एंड दीज सेल्स आर मार्क्ड एज एंटीपोडल्स. माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 सेल्स नजर आ रहे हैं. 2 आर मार्क्ड एज सिनर्जिड्स एंड 1 इज मार्क्ड एज एग. सिनर्जिड्स पे हमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी नजर आ रही हैं एंड दीज प्रोजेक्शंस आर नथिंग बट फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को एग की तरफ. ठीक है, और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलके सेंट्रल सेल बनाती हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक, दैट इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. So this is all about the development of female gametophyte. हमने मेल डिस्कस कर लिया, फीमेल काउंटर पार्ट डिस्कस कर लिया. अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है पॉलिनेशन, किस तरह से मेल फीमेल तक पहुंचेंगे एंड देन इवेंट्स दैट विल फॉलो. ठीक है, सो कीप फॉलोइंग माई लेक्चर्स एंड स्टडी वेल. पिछले टॉपिक्स को ज़रूर रिकैप करिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो से पहले, सो दैट कि जो कॉन्सेप्ट हम अगला करने वाले हैं वो उस पर आप कंसंट्रेट कर सको. पिछले टॉपिक्स याद रहेंगे तो आगे मूव ऑन करना और भी इजी हो जाएगा. टिल देन स्टडी वेल एंड कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन.